हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम माइंड मैप से 2 लेबर लॉज को डिस्कस करेंगे। और आप मुझे ये भी बताइए कि जैसे आपको ये लेबर लॉज से रिलेटेड माइंड मैप अच्छे लगे हैं, तो क्या आप मॉडर्न हिस्ट्री के भी माइंड मैप्स देखना चाहते हैं इस तरीके के रिविजन में? अभी क्या एक्चुअली बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैंने अपने ब्रदर को बोला है कि वो बड़े बोर्ड का अरेंजमेंट कर दे जहाँ से भी मतलब कि देखता है वो, उसके बाद ये हमारे लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स कीजिए। हम जो है एंड द वीडियोस में, मतलब कि जब ये सारे माइंड मैप्स हमारे पूरे हो जाएंगे, विद इन 10 डेज हो जाएंगे कंप्लीट या फिर उससे भी कम में, तो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो वहाँ पे इन सारे माइंड मैप्स की PDF प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपके प्रिपरेशन और ज़्यादा ईजी हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत जो करेंगे वो अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 से करेंगे। मेनली क्या होता है कि जब किसी भी एक्ट को शुरू करते हैं तो हम उनके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर हम इस एक्ट का देखते हैं तो सिंपल सी बात है कि किसी को न्यू स्किल्स प्रोवाइड करना और जो पहले से ओल्ड स्किल्स प्रेजेंट है उन दोनों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो जब हम न्यू स्किल्स की बात करते हैं तो न्यू स्किल्स को प्रमोट करना जो है वो अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 का ऑब्जेक्टिव है, और उसी के साथ जो ओल्ड स्किल्स पहले से प्रेजेंट थे उनके अंदर इंप्रूवमेंट करना इसकी कैरेक्टरिस्टिक या ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इतना सा सबको समझ आया। एक चीज़ जो थी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी कि क्या मैम सेक्शंस याद करने हैं, तो देखिए सेक्शंस जो सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले होंगे वो आप एक बार रीड करके जाएंगे बस, ताकि आप थोड़ा सा फैमिलियर रहे, बैठना मत उसको रटने के लिए, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो होती है अप्रेंटिसेस की ट्रेनिंग शुरू की जाती है। पहली बात तो ये समझिए अप्रेंटिसेस क्या होता है। जब किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ स्किल के लिए आप एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए एक जो आम काम होता है वो तो कोई भी कर सकता है, बट जब हम स्पेसिफिक स्किल की बात करते हैं तो उसमें हमें ट्रेनिंग चाहिए होती है ताकि हमारे पास बेस्ट कैंडिडेट्स आ सके। तो अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अंदर वही जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है, और जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग्स जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जितनी भी मतलब कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना वो इसके अंदर कवर होगा। तो अप्रेंटिसेस एडवाइजर की सबसे पहले बात करते हैं कि किसके थ्रू जो है ये एडवाइजिंग जो होती है, मतलब कि किस तरीके से ट्रेनिंग होगी, कितनी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, क्या उनको स्टाइफंड मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो होंगी जो डिसाइड करेगा दैट इज अप्रेंटिसेस एडवाइजर। वो किसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। कई स्टूडेंट्स जो थे वो पूछ रहे थे, आज आई थिंक आशीष का आया था मेरे पास क्वेश्चन कि मैम आप पढ़ाते हैं, ये नहीं पता, हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे करें। तो गाइस जो मैंने आज थ्योरी वाली वीडियो डाली है उसमें क्या है कि आपको थ्योरीज की एक्सप्लेनेशन याद रखनी है। जो मैंने समझाया आपसे डायरेक्टली उसमें स्टेटमेंट पूछी जाएगी, थ्योरी देके ये पूछा जा सकता है कि थ्योरी के अंदर है क्या, या फिर जो कंटेंट होगा वो दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी थ्योरी के अंदर आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर कि अप्रेंटिसेस एक्ट के अंदर जो जो पर्सन है जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो उनकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एटलीस्ट वो जो पर्सन है उसने अपनी 14 ईयर ऑफ एज को कंप्लीट किया हो, उसके बाद ही उसको अप्रेंटिसेस एक्ट के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। दूसरा जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड, वहाँ पे जो भी माना जाए, जैसे कि सिंपल सा आप देखिए कि कई जगह जो है वो 10th मान लिया जाता है, कहीं 12th मान लिया जाता है, कहीं पे डिप्लोमा मांग लिया जाता है। तो इस तरीके का जो भी एजुकेशन स्टैंडर्ड होगा जो उसके अंदर एक्ट के अंदर माना जाएगा या फिर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मांगा जाएगा, वो उसके पास होना चाहिए। और उसी के साथ क्या होता है, कुछ जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ट्रेनिंग के या फिर कुछ ऐसी फील्ड्स होती है जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो वहाँ पे आपके अंदर मेडिकल फिटनेस और जो फिजिकल फिटनेस है वो होनी चाहिए। तो ये तीनों जो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये जो एप्लीकेबिलिटी होती है कि ये जो एक्ट है 1961 की, ये किस किस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ऐसा जो है कोई नहीं दे रखा, जैसे कि हम पढ़ते थे कि 10 पर्सन होंगे, 20 पर्सन होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब वो ट्रेनिंग पीरियड शुरू किया जाएगा उसी टाइम पीरियड पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो नोटिफाई करेगी। पहले से एज सच कोई रूल नहीं रखा, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो अप्रेंटिसेस की होती है एप्लीकेबिलिटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाई की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि पीरियड कितने टाइम पीरियड के लिए होगी, क्योंकि हम कुछ ट्रेनिंग सीखते हैं 3 मंथ्स की है, कुछ 6 की है, 1 ईयर की है, 2 ईयर की है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, तो
यहाँ पे जो नेशनल काउंसिल होती है, जब वो किसी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करती है तो वो टाइम पीरियड को नोटिफाई करती है और वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि कौन सी फील्ड का वो है। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट की बात करते हैं सेक्शन 6 के अंदर। तो देखिए क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करती है स्टाइपेंड हर किसी के लिए अलग, जैसे कई जगह 15,000 होता है, कहीं पे 30,000 तक भी होता है। तो ये जो होता है ये स्टाइपेंड जो किया जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 15,000 रुपए का स्टाइपेंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, तो 15,000 से कम जो है वो एम्प्लॉयर अपने जो भी ट्रेनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ये आपका पेमेंट का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ अप्रेंटिसेस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कंसल्ट करती है सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल से। सेंट्रल अप्रेंटिसशिप जो काउंसिल होगा वो और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि इस फील्ड के अंदर कितने ट्रेनिंग कैंडिडेट्स की ज़रूरत है और फिर उनको सिलेक्ट किया जाता है और नोटिफाई किया जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाई किया जाता है, पर पहले वो कंसल्ट जरूर करेगी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल से, उसके विदाउट जो है वो नहीं कर सकती है। उसके बाद आता है कंपनसेशन या फिर पेमेंट की बात होगी। अब आता है कंपनसेशन। अगर मान लीजिए कि देखिए एक पर्सन है वो कोई हैजार्डस इंडस्ट्री के अंदर जाके काम कर रहा है, ठीक है, वो एज वहाँ पे एम्प्लॉई है, तभी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको चोट लगेगी वो ट्रेनिंग पीरियड में, बल्कि ट्रेनिंग पीरियड में तो ज़्यादा रिस्क है कि उसको चोट लग सके। तो अगर कोई ऐसी इंजरी होती है तो उसका कंपनसेशन किस तरीके से होता है ये आपको याद रखना है। तो देखिए हमारी जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है उसके अंदर जिस भी तरीके के प्रोविजंस बनाए गए हैं एक एम्प्लॉय के कंपनसेशन के लिए, इंजरी कंपनसेशन हो गया या फिर कोई और कंपनसेशन हो गया, तो जो ट्रेनी यहाँ पे होगा उसको भी सेम कंपनसेशन दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन सी एक्ट के अंदर कंपनसेशन ट्रेनी को भी प्रोवाइड किया जाता है, एम्प्लॉय का हमको पता ही है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर की। ये खाली कंपनसेशन की बात हो गई, पर अगर मान लीजिए कि हमें ट्रेनी को हेल्थ भी प्रोवाइड करनी है, उसके साथ उसके सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, वेलफेयर का भी ध्यान रखना है, तो वो कौन सी एक्ट्स के अंदर ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट और जो माइंस एक्ट आ जाती है, इन दोनों के अंदर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की इंडस्ट्री, अगर वो माइन सेक्टर में है तो वो माइंस एक्ट के अंदर आएगा, और अगर वो नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है तो वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं टर्मिनेशन किस तरीके से होता है, मतलब कि कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है या फिर कोई जो ट्रेनी है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसकी टर्मिनेशन किन किन केसेस में हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक तो सिंपल सी चीज़ है कि यार जब ट्रेनिंग ही खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप ट्रेनिंग को रख के क्या करोगे, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया कि एक्सपायरी ऑफ ट्रेनिंग होने के टाइम में। दूसरा जो है वो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ये ट्रेनी है या और ये एक एम्प्लॉयर है, ठीक है। ट्रेनी को मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको किसी और फील्ड में जाना पड़ गया, या फिर जो ट्रेनी का एटीट्यूड है वो गलत है, तो जो एम्प्लॉयर है उसको इसकी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ट्रेनी या फिर एम्प्लॉयर जो है वो अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र को एक एप्लीकेशन देंगे कि देखिए ऐसी ऐसी सिचुएशन है, अब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इस ट्रेनी को रखा नहीं जा सकता, या फिर वो जो ट्रेनी है वो कह देगा कि मैं अब इसके अंदर नहीं काम करना चाहता, और फिर जो है उसका टर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसको एप्लीकेशन देनी है, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को देनी है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब कि एम्प्लॉयर को क्या क्या चीजें जो है वो करनी ही करनी है, वो उसके लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि जो ट्रेड से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है वो सारी प्रोवाइड करना वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उसी के साथ ये देखना कि एक पर्सन जो है उसकी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, मतलब मान लीजिए कि 10th मांग रखा है, 12th मांग रखा है, तो इस केस में ये देखा जाएगा कि क्या वो क्वालिफिकेशन उस पर्सन की, उस ट्रेनी की है या नहीं है, ये इंश्योर करना काम हो जाएगा एम्प्लॉयर का। और उसी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को कैरी आउट करना, मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या उनको वेजेस प्रोवाइड की जाएगी, किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, क्या सुपरविजन किया जाएगा, क्या उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सारा किसके होगा, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लीव की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक जो नॉर्मल लीव की अगर हम बात करते हैं तो एक साल के अंदर 12 लीव्स जो होती है वो मतलब कि इनको मिलती है, मतलब महीने में एक लीव जो है वो इनको नॉर्मली मिलेगी, ठीक है। उसी के बाद अगर हम मेडिकल लीव की बात करते हैं, एम मतलब मेडिकल हो गया यहाँ पे, तो मेडिकल लीव जो है वो 15 से 40 डेज की मिलती है, मतलब कि 15 दिन की मिनिमम होती है और 40 डेज तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और फिर आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मतलब मान लीजिए कि कोई घर में फंक्शन है, कोई एग्जाम आ
गया है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन, तो उस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलती है। और ये कितने दिन की मिलती है? 1 साल में मैक्सिमम 10 डेज की मिलती है, उससे ज़्यादा ये एक्सटेंड नहीं हो सकते, वरना फिर आपका जो भी ट्रेनिंग पीरियड का होता है वो सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन किया जाता है कि इन्होंने अपनी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से नहीं की है। फिर बात करते हैं ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट की। चलिए उससे पहले एक बार वर्किंग आवर्स की बात कर लेते हैं। तो वर्किंग आवर्स जो है उसमें वीक के हिसाब से देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर कितने घंटे की जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। तो अगर हम एक बेसिक ट्रेनिंग की बात करते हैं कि जो शुरुआत में होती है, तो उसमें 42 आवर्स पर वीक जो है एक एम्प्लॉय को या फिर जो एक ट्रेनी है उसको यहाँ पे काम करना होता है, ट्रेनिंग लेनी होती है। जब सेकेंड ईयर की हो जाती है, क्योंकि कई जो है वो ऐसे भी तो ट्रेनिंग है ना जो 2-2 साल तक एक्सटेंड होती है, तो अगर कोई जो ट्रेनिंग है वो सेकंड ईयर तक एक्सटेंड हो जाती है तो फिर 42 से लेके 45 आवर्स पर वीक उनको काम करना होता है। फिर आती है थ्योरेटिकल, मतलब कि एक समझा रहे हैं। एक तो होती है ट्रेनिंग प्रैक्टिकल वर्क करना लैब्स में जाके या फिर जो भी आप चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको लेके, एक आपको बैठ के पढ़ाया जाता है चीज़ों के बारे में, बेसिक्स आपको बताए जाते हैं। तो ये जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती है ये आपकी 42 से 48 आवर्स के लिए होती है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये वर्किंग आवर्स हमने देख ले कि अगर कोई ट्रेनी है उसको ट्रेनिंग दी जा रही है तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक आवर्स टाइम होता है कि इतने ही मतलब के टाइम ड्यूरेशन में आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि जैसे रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आप किसी को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते अनलेस कि जो आपका अप्रेंटिस एडवाइजर है वो ये नोटिफाई करे कि हाँ भाई इस काम के लिए आपको 10 बजे से 4 बजे के बीच में थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो जब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आता तो तब तक जो इस तरीके टाइम पीरियड में 10 से 4 बजे के बीच में ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं यहाँ पे ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट को लेके। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली है कि अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेनी है, मैं हूँ, मेरे अंडर जो है मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरे अंडर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने मेरे को दे दिया, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि मेरा कोई जानकार है, उसके पास एजुकेशन उतनी क्वालिफिकेशन है नहीं और मैंने उसको रख लिया कि आजा कुछ नहीं पता चलता। तो उस टाइम पीरियड में अगर मैं विदाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी कैंडिडेट को हायर करती हूँ ट्रेनिंग के लिए तो मेरे को 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए कि कोई जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग है उसको मैं कैरी आउट करने में फेल हो जाती हूँ, मैं ढंग से कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही हूँ या फिर उस टाइम ड्यूरेशन के लिए ट्रेनिंग को नहीं लेके जा रही हूँ, और उसी के साथ जो प्रोविजंस हैं अप्रेंटिस एक्ट के अंदर, कंपनसेशन के अंदर, वेजेस के अंदर, माइंस एक्ट के अंदर, फैक्ट्री एक्ट्स के अंदर, अगर मैं उनमें से किसी को फॉलो नहीं कर रही हूँ या किसी में भी ऑल्ट्रेशन कर रही हूँ, मॉडिफिकेशन कर रही हूँ या फिर मैं स्टाइपेंड अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, तो उस टाइम पीरियड में जो है वो मेरे को क्या हो जाएगा कि 6 मंथ्स की जेल हो जाएगी या फिर फाइन लग जाएगा। तो ये हमने किया अप्रेंटिस एक्ट 1961। इसको देखते हैं। एक चीज़ और गाइस, मैंने आपसे एक फेवर मतलब कि कई स्टूडेंट्स का आ रहा है मेरे पास कि मैम आपने गिव अवे अनाउंस नहीं किया। यार मैं गिव अवे कैसे अनाउंस करूँ, आपने एलिजिबिलिटी जो मतलब मैंने क्राइटेरिया रखा था वही फुलफिल नहीं किया। मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर करने हैं दूसरे चैनल पे, आपने किए नहीं, तो मैं गिव अवे कैसे अनाउंस कर सकती हूँ यार। मतलब आप एटीट्यूड दिखा रहे हो तो हम अपनी काइंडनेस अपने पास रखते हैं ना। तो मैं फिर भी अगेन जो है आपको बोलती हूँ कि गिव अवे हम अनाउंस कर देंगे अगर आप अभी भी वहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर कर देते हैं। आज एक नया व्लॉग आया है वहाँ पे, उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ जाइए। कमेंट और व्यूज़ नहीं चाहिए वीडियो पे, वो तो मतलब होंगे सब्सक्राइबर, आपको सब्सक्राइब करना है वो चैनल, देन गिव अवे अनाउंस होगा। और जो सेकेंड गिव अवे मैंने बोला था वो बोला था कि आपको अगर 15,000 आप टॉपर स्टॉप पे कर देते हैं तो हम गिव अवे अनाउंस करेंगे। तो 11,000 हो चुके हैं, जैसे 15,000 होंगे तो एटलीस्ट सेकंड गिव अवे हम अनाउंस कर देंगे। हम अपनी ज़ुबान पे रहेंगे, चाहे आप फिर हमें सपोर्ट करें या ना करें। तो चलिए अब दूसरी एक्ट को शुरू करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट एक्ट जो है शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इन वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो मैं अभी आपको माइंड मैप बता रही हूँ इसमें सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता रही हूँ, ये डिटेल नहीं है। सिर्फ आप इनके बेसिस पे अपने पेपर को तैयार करके नहीं जा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ऐसे पढ़ाई शुरू किए या प्रिपरेशन शुरू किए, रिविज़न नहीं कर रहे, ये रिविज़न के लिए, तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाइए लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज की, और उसी के साथ EPFO रिविज़न प्ले लिस्ट भी है, EPFO भी प्ले लिस्ट है। उसमें आपको सारी एक्ट्स पेपर के लिए प्रिपेयर करनी है, सिर्फ इनके बेसिस पे, ये रिवीजन के लिए हैं, आप नहीं प्रिपरेशन करके जा सकते। ये बस आपको एक थोड़ा सा इजी वे में करा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, सॉरी एक्ट को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो देखिए, ऐसी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी आ सकते हैं, फैक्ट्रीज भी आ सकती है, उसी के साथ जो है आपके मतलब कि किसी भी तरीके की मान लीजिए शॉप्स
हो गई, ठीक है, जिसमें कि आप 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं, तो वहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं, मतलब कि आपको ग्रेच्युटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। कितने टाइम पीरियड के बाद जो है वो ग्रेच्युटी पे करनी होती है, तो देखिए क्वालिफाइंग पीरियड जो है वो 5 ईयर्स का होता है। मतलब अगर कोई आपका एम्प्लॉय है जिसने आपके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 5 साल का टाइम जो है वो स्पेंड कर लिया है, सर्विस दे दी है, उसके बाद चाहे तो उसका टर्मिनेशन हो रहा है, मतलब आप उसको हटा रहे हैं, वो रिटायरमेंट ले रहा है या वो रेजिग्नेशन दे रहा है, उस केस में आपको ग्रेच्युटी पे करनी होगी। ग्रेच्युटी आप कब पे नहीं करेंगे? अगर उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या फिर कोई डिसेबलमेंट हो जाती है, तो उस केस में आप नहीं पे करेंगे ग्रेच्युटी को। उसके बाद जब कैलकुलेशन करनी होती है ग्रेच्युटी की कितनी पे करनी है, क्योंकि हर पर्सन की अलग अलग बनेगी ना, ये तो है नहीं सबको दे दी जाएगी। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कौन से टाइप के एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है। तो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ है, ये नहीं देखा जाएगा कि उनका स्टेटस क्या है या उनकी सैलरी क्या है। अगर वो आपके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एम्प्लॉय है, तो जो भी उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग जो है, जितने उन्होंने डेज सर्विस की है, उसके अकॉर्डिंग उनकी ग्रेच्युटी डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। इतना देखा आपने। अब देखते हैं कि कैलकुलेशन का क्या। तो कैलकुलेशन में क्या होता है कि जो उस एम्प्लॉय की मंथली सैलरी है, ठीक है, मंथली सैलरी है, उसी के साथ उसने नंबर ऑफ ईयर्स कितने करे। देखिए यहाँ पे जो 5 ईयर्स हमने रखा है ना टाइम पीरियड, ये हमने मिनिमम का रखा है कि एटलीस्ट 5 साल उसने सर्विस किया है। ये जो ईयर है ये 10 साल भी हो सकता है, 15 साल, 20 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो उस ईयर नंबर ऑफ ईयर्स को रखा जाएगा, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 15 से। 15 डेज क्या है, मतलब कि 15 दिन जो महीने की सैलरी होगी उसको यहाँ पे रखा जाएगा, पूरे महीने की सैलरी को नहीं रखा जाएगा। अपॉन 26 का क्या मतलब है, डेज ऑफ वर्क। 4 छुट्टियां उसको मिलती है, तो महीने में कितने दिन बच जाते हैं, 26 दिन बच जाते हैं, मतलब कि संडेज को अवॉइड करके, तो 26 डेज ऑफ वर्क। और इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को जो है मतलब कि हम थोड़ा मान के चलते हैं कि क्या पता यूपीएससी आपसे ये दे दे, उनको तो एडवांस लेवल पूछना है ना, तो आपको क्या है, सैलरी दे दे, नंबर ऑफ ईयर्स दे दे और आपसे पूछ ले कि बताइए कि इस पर्सन की ग्रेच्युटी कितनी होगी। तो इस वजह से आपको ये कैलकुलेशन फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, ठीक है। सेफ साइड चलना है हमको यूपीएससी के माइंड को ट्रैक करने की कोशिश करनी है कि वो क्या पूछ सकते हैं, हमें उनसे ईजी लेवल का नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉमिनेशन की, कि नॉमिनेशन जो होता है वो कब होता है किसी पर्सन का ग्रेच्युटी के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब एक पर्सन का पहला साल सर्विस का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उस एम्प्लॉय को नॉमिनेट कर दिया जाता है कि अब इसकी ग्रेच्युटी बनेगी, और उसको मतलब किसके पास भेजा जाता है, एम्प्लॉयर के पास भेजा जाता है। कब? जब 1 साल की सर्विस पूरी हो जाती है। मैक्सिमम सीलिंग जो होती है वो कितनी होती है, मतलब कितना ग्रेच्युटी में अमाउंट जो है आप वो मैक्सिमम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ये डिपेंड नहीं करता कि कितनी उसकी सैलरी है। तो 3.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम सीलिंग रखी गई है कि ग्रेच्युटी के अंदर आप 3.5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट जो होती है वो किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे कैश की फॉर्म में, बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में या चेक की फॉर्म में जो है आप किसी भी एम्प्लॉय को जो है अपनी पेमेंट्स जो है वो दे सकते हैं, ग्रेच्युटी की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पे ये जो हमने देखा क्या गया, हाँ ये वाला जो कैलकुलेशन देखा, ये हमने देखा एक फुल डे वर्कर के लिए जो नॉर्मल किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। अब जो है वो 2 तरीके के वर्कर्स अपने बचते हैं। एक तो ये होता है कि आपको दिन में 50 पीस बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पर पीस पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। और दूसरे होते हैं सीजनल वर्कर्स, जो कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए रखे जाते हैं। तो उन दोनों में भी क्या ग्रेच्युटी सेम रहेगी, फुल वेज जो फुल डे वर्कर है उनके तरीके से? तो आंसर जो है वो नो है, क्योंकि इनके लिए अलग तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी। और पीस रेटेड एम्प्लॉइज जो होते हैं उसमें क्या होता है कि 15 दिन की जो वेजेस होती हैं वो हर कंप्लीटेड ईयर की रखी जाती है। मतलब मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसने 3 साल के लिए काम किया, ठीक है, और ये क्या है, पीस रेटेड एम्प्लॉय है। तो 3 साल में 15 + 15 + 15 कितने हो गए, 45 दिन। तो 45 दिन की जो उसकी वेजेस होगी और प्लस 3 मंथ्स की जो एवरेज वेजेस होगी, उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा पीस रेटेड एम्प्लॉय का। वहीं पे जो सीजनल एम्प्लॉइज होंगे उनमें क्या होगा, उनका 7 डेज का वेजेस किया जाएगा कंप्लीटेड ईयर का। मतलब कि 1 साल के अंदर जो उनकी 7 दिन की पेमेंट थी उसकी ग्रेच्युटी उनको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि किस तरीके के एम्प्लॉय जो है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है रिकवर ऑफ ग्रेट्युटी, मतलब कि जब आपने अपनी सर्विस जो है वो पूरी कर ली, ठीक है, 5 साल के 10 साल के डजंट मैटर, ठीक है, उसके बाद जो है आप कितने दिन में अपनी ग्रेट्युटी को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप अप्लाई कर सकते हैं विद इन 30 डेज। ये जो ग्रेट्युटी होगी ये 30 दिन में आपको मिलेगी नहीं, इसको टाइम लगेगा, बट आप 30 डेज के अंदर जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये याद रखना है। उसी के साथ क्या देखना है कि देखिए ये सारा तो मिल गया कि ग्रेट्युटी मिल गई, ये हमने कर लिया। अब जो है ग्रेट्युटी कैंसिल कैसे हो सकती है, आपकी किस केस में हो सकती है। मान लीजिए आपने 5 साल का जो है वो टाइम सर्विस भी पूरी करी और जब आप एस्टेब्लिशमेंट छोड़ के निकले, आपके जो एम्प्लॉयर उसने आपको ग्रेट्युटी भी नहीं दी। क्यों नहीं दी? पहली बात तो आपका जो मोरल कैरेक्टर है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो सही नहीं था, उसी की वजह से आपका टर्मिनेशन किया गया। दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या पड़ जाएगा कि आपने कोई प्रॉपर्टी का लॉस कर दिया है या कोई एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कर दिया है जिसकी वजह से आपको हटाया जा रहा है, तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए आपको ग्रेट्युटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे 2 केसेस हो गए, टर्मिनेशन ड्यू टू मोरल इश्यूज एंड सेकंड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें आपकी जो ग्रेट्युटी होगी वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं पेनल्टीज के बारे में। तो पेनल्टीज़ में क्या है कि अगर एक पर्सन है जो कि पेमेंट को अवॉइड कर रहा है, प्रोविजंस को ऑल्टर कर रहा है, कम ग्रेट्युटी दे रहा है, तो उस टाइम में जो एम्प्लॉयर होगा उसको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 रुपये का फाइन लगेगा। और वहीं पे अगर मान लीजिए कि कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है एम्प्लॉयर ग्रेट्युटी को देते टाइम जो है, मतलब कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई माल स्टेटमेंट दे रहा है, इस केसेस में जो है इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, 3 मंथ से लेके 1 ईयर की हो जाएगी और जो फाइन होगा वो लगेगा ही लगेगा। तो ये सारा जो है जस्ट एक ब्रीफ रिवीजन हमारी सेकंड जो है हमारी हो गई दोनों की दोनों। उसके बाद अब कल या परसों जो है मैं और माइंड मैप्स लेके आऊँगी। हिस्ट्री के माइंड मैप आपको चाहिए ना चाहिए ये ज़रूर बताइए। और अगेन मैं कह रही हूँ कि जो नेक्स्ट हमारा दूसरा चैनल है उस पर आज व्लॉग आया है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, कर दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे, मैं जल्दी ही गिव अवे को अनाउंस कर दूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।